हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो आज बाल विकास का टॉपिक पहला होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा सिद्धांत? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अनुसार बच्चे दुनिया को समझने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्कीमा क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन, आगे सब पॉइंट हम रखे हैं कि स्कीमा, समायोजन, समावेशन। तो इन मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से 4 अलग अलग चरणों, जो 4 अवस्थाएं दिए थे जीन पियाजे ने, वही 4 अलग अलग चरणों जो यहाँ पे संवेदी गामक और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से गुजरते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक को ही औपचारिक कहते हैं। याद रखिएगा, आगे ये सब हम रखे हैं जितने ये पॉइंट है। स्कीमा, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है और जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं क्या होती हैं, सब रखे हैं, पूरा डिटेल में रखे हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। देखिए आगे, संज्ञानात्मक विकास क्या है पियाजे का, जितने अनुकूलन एडेप्टेशन में समावेशन जो होता है, समायोजन क्या होता है, साम्यधारण संतुलन क्या होता है और संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, सब एक एक करके हम लोग बारी बारी देखेंगे। अगर आज की क्लास आप लोग देख लिए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो इसका टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। तो ये 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं और ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। कौन? बालक। तो जो जीन पियाजे हैं, वो जो सिद्धांत दिए थे अपने, वो किन पे दिए थे? तो अपने ही बच्चे पे दिए थे। जो प्रयोग किए थे अपने ही बच्चे पे किए थे। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन ट्रेंड कर सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, ये भी तो हम लोग जान ले। तो यह बच्चों की मानसिक क्षमताओं, तो मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, भाषा, तर्क, ये सब बच्चे जब ध्यान देते हैं, स्मृति करते हैं, जो भाषा निकलती है, जो तर्क वितर्क करते हैं, ये कहाँ होता है? जो मस्तिष्क होती है, यानी कि मानसिक क्षमताओं में। तो उसी में वृद्धि और बदलाव का अध्ययन है, जो उन्हें सीखने और समझने में मदद करता है। यही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पियाजे का मानना है, किनका? जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। यहाँ ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया हुआ है कि किनके अनुसार, यानी कि किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसका है? जीन पियाजे के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है, एक बार नहीं कई बार किया है, आगे भी कर सकता है। तो जितने पॉइंट हम रखे हैं आप लोग मिस मत करिएगा, सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। और बाकी हम सब आगे तो याद करेंगे करेंगे आपको। तो पियाजे के अनुसार बच्चों की चिंतन वयस्क से प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रात्मक में। सीटेट का ऐसा एग्जाम कभी ऐसा नहीं गया है कि ये क्वेश्चन न पूछा हो। हर बार क्वेश्चन ये पूछता है। पेपर 1, पेपर 2 में हर बार इसको ट्रेंड कर देता है। क्योंकि अब बता रहे हैं, लड़के बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, प्रकार में अलग मार देते हैं या मात्रात्मक में मार देते हैं। तो हम आप लोग को बता रहे हैं, देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों की जो चिंतन होती है वयस्क से प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रात्मक में। यानी कि मात्रात्मक वही मात्रा हुआ।
तो मात्रा जो है, अब ये बताइए, जो वयस्क की मस्तिष्क होती है और बालक की मस्तिष्क, जो उसका मात्रा के अकॉर्डिंग कितने ग्राम का होगा? 1450। जितने मस्तिष्क सेम रहेगा तो मात्रा में क्या होगा? अलग नहीं होगा। उनके सोचने समझने यानी कि प्रकार में अलग होगा, ये याद रखिएगा, ना कि मात्रात्मक में, यानी कि ना कि मात्रा में। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होती है, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर चलेंगे संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताए थे जीन पियाजे, उनके पे चलेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। किसके अनुसार ढालना? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देने के बाद केवीएस की वैकेंसी आ गई, अगर आप केवीएस में सिलेक्शन ले लिए या ले ली, अगर केवीएस में सिलेक्शन ले लिए तो आप अपने घर से कहीं दूर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, कोई उत्तर का हो तो कोई साउथ में जाकर पोस्टिंग कर रहा है, तो आप अपने घर पे जैसे रह रहे थे, जिस इन्वायरमेंट, जिस वातावरण में रह रहे थे, यहाँ से हटकर कोई 500 किलोमीटर दूर चला गया तो अपने आप को उस वातावरण में ढालने की कोशिश तो करेंगे या करेंगी। तो वही कहा गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, यानी कि इसके 2 भेद होते हैं। कौन होते हैं? समावेशन, जिसे आत्मसात्करण कहते हैं, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? समायोजन, जिसे समंजन, एकोमोडेशन कह लेते हैं। यहाँ पे हम ये रख दिए हैं समावेशन या आत्मसात्करण, क्योंकि सीबीएसई वाले बहुत ही यहाँ पे थेथरापन करते हैं। क्यों करते हैं बता रहा हूँ। अगर कोई बालक समावेशन पढ़ लिया, अगर उसके में आ गया आत्मसात्करण, तब तो उसी का मोह मोह हो जाएगा। अगर कोई बालक आत्मसात्करण पढ़ रहा है, अगर आ गया क्वेश्चन में समावेशन, तब पर भी मोह मोह हो गया। अगर समावेशन, उसी समावेशन को आत्मसात्करण कहते हैं। अगर ये बालक यानी आप लोग जान गए तो चाहे समावेशन आ जाए, चाहे आत्मसात्करण आ जाए, तो आप लोग उस प्रश्न का मोह मोह बना देंगे। अगर यही देखिए यहाँ पे समायोजन, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या करते हैं सीबीएसई वाले, समायोजन कोई पढ़ा है तो समंजन आ जाएगा तो वो भी दिक्कत। कोई समंजन पढ़ा है, अगर समायोजन आ जाएगा तो भी दिक्कत। अगर आप लोग दोनों जानते हैं कि समायोजन को ही समंजन कहते हैं और समावेशन को आत्मसात्करण कहते हैं, तो आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि समावेशन होती क्या है, यानी कि आत्मसात्करण होता क्या है। एसिमिलेशन इसी को कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना या शामिल करना। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समावेशन में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना या शामिल करना, लेकिन अंतर न कर पाना। समावेशन में अंतर नहीं कर पाता है और समायोजन में संशोधित करके अंतर कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये एग्जाम्पल हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, बदलाव, संशोधित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये भी दे सकता है, जैसे कि दिया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक। और यहाँ पर भी आ सकता है कि पूर्व ज्ञान को नए साथ ज्ञान में जोड़ना, लेकिन परिवर्तन करके या बदलाव या संशोधित करके अगर ये आ जाए, परिवर्तन, बदलाव, संशोधित आ जाए, तो समायोजन आप लोग मार दीजिएगा। अगर पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के साथ जोड़ना शामिल कर दे और अंतर न कर पाता हो, अगर वो शामिल नहीं कर पाता है या संशोधित, बदलाव, परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो समावेशन। जैसे कि मान लीजिए एक बालक ने काली गाय देखी, क्या देखी? काली गाय देखी,
तो वो कहा कि हाँ ये गाय है, लेकिन एक काली भैंस देखा, इस दोनों में अंतर नहीं कर पाया, इस भैंस को भी काली गाय समझ बैठा। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी पूंछ है, इसके भी 2 आँख है। तो उसने ये भी कहा कि इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 2 आँख हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 1 पूंछ है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर शामिल तो कर लिया, लेकिन अंतर नहीं कर पाया। यही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, या आत्मसात्करण कहलाता है, या एसिमिलेशन कहलाता है। अगर यही क्या करता, परिवर्तन आ जाए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़कर अगर परिवर्तन कर दे, अगर बदलाव शब्द आ जाए, परिवर्तन शब्द आ जाए, या संशोधित आ जाए करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस बार भैंस को देखा तो ये कह रहा है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि काली अगर गाय है तो काली गाय ही रहेगी, ये भैंस है, गाय नहीं है, क्योंकि अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यानी कि बदलाव करके, यानी कि संशोधित करके तालमेल बिठा दिया और भैंस को भैंस बता दिया। तो आई होप आप लोग को समायोजन समावेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अनुकूलन भी समझ में आ गया होगा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है समावेशन समायोजन से। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, समायोजन से क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन संशोधित दिया था। तो संशोधित करके आ गया तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? समायोजन के पास जाएंगे। अगर यही संशोधित नहीं रहता तो हम लोग समावेशन को मार देते। ये भी क्वेश्चन दिया है सीटेट के एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई बालक अपने घर से कई किलोमीटर दूरी पे जाकर रह रहा है तो अपने आप को ढालने का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो अनुकूलन कहलाएगा, एडेप्टेशन कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है सीटेट के एग्जाम में। तो अब देख लेते हैं, साम्य धारण दे सकता है या संतुलन। तो साम्य धारण और संतुलन एक ही होता है, इक्विलिब्रेशन। क्या? इक्विलिब्रेशन, इसी को संतुलन या इसी को साम्य धारण कहते हैं। अगर आप लोग को चैनल, ये आप लोग को टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, जिससे हमें भी मोटिवेट होता रहे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आएगा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। हर एक मनोवैज्ञानिक की हर एक क्लास अच्छी तरह से चलाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर सॉल्व कराई जा रही है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सीटेट की क्लास चलाई जा रही है। तो साम्य धारण यानी कि संतुलन होता क्या है? इसके द्वारा बच्चा समावेशन और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाता है, यही साम्य धारण संतुलन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास है, एक और गिलास है, अगर हम इसमें गर्म पानी भर दिए और इसमें ठंडा पानी भर दिए, तो एक गर्म पानी एक ठंडा, ना ही वो ठंडा पानी पी सकता है ना ही ज़्यादा गर्म पानी पी सकता है। तो उसने क्या किया कि अपना दिमाग लड़ाकर गर्म को और ठंडे को मिक्स कर देता है और संतुलन बना देता है, तब जाके नॉर्मल गर्म पानी हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पी लेता है पानी। तो वही कहा गया है कि समावेशन समायोजन की प्रक्रिया के बीच जो संतुलन बनाता है वही साम्य धारण कहलाता है, यानी कि संतुलन इक्विलिब्रेशन कहलाता है। स्कीमा क्या होता है? जो मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, यानी कि धारण बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। क्या? धारणा बना लेता है, धारणा हो गया है, यहाँ पे धारणा होगा तो धारणा बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मस्तिष्क में, क्या आपके मस्तिष्क में पहले आप लोग को पहले संगठन बता देते हैं, फिर स्कीमा हम बताएंगे, साथ साथ बता दे रहे हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए
स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। यानी कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अगर हम लिख दिए ए लिख दिए, जेड लिख दिए, एक्स लिख दीजिए और सी लिख दिए, तो इनको आप पुनर्व्यवस्थित करिए, एक क्रम से पुनर्व्यवस्थित करिए। तो पहले आप ए लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, जेड लिखेंगे, पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए। यही क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहलाएगा। और जो आप संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन किए हैं जिस स्टोर में, वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाती है। जो ये संगठन होता है कहाँ होता है कि मानव के मस्तिष्क में आप एक व्यवस्थित क्रम से कर रहे हैं, तो मानव के मस्तिष्क में एक चिप लगा है। क्या लगा है, चिप लगा है। तो उस चिप को आप लोग देख नहीं पाएंगे। जैसे कि जितनी यादें हुई, जो आप लोग याद करते हैं, कुछ भी आप अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखते हैं, तो सोचिए कि उस मस्तिष्क में ये कहाँ रखते हैं, चिप। उसी में चिप एक लगा है, जैसे मोबाइल फोन में एक चिप लगी होती है, उसमें स्टोर करके आप लोग रखते हैं। वही चिप क्या है, मानव के मस्तिष्क में लगी है, जिसे कोई देख नहीं सकता। वही चिप क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। आई होप आप लोग को स्कीमा समझ में आ गया होगा। जो मोबाइल में आप लोग चिप लगाते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं, तो वही मानव के मस्तिष्क में जो चिप होती है, वही स्कीमा कहलाती है। अब समझ में आ गया होगा कि आप लोग को स्कीमा क्या होता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष होती है। औपचारिक को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं, एक एक करके इन लोग के बारे में देखते हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से एकदम। जितने ये पीपीटी हम लेकर आए हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। इसके पीछे कई घंटों का मेहनत लगा है कि ऐसा आप लोग को हम सामने प्रदर्शित करें। इतना रंग बिरंग की पीपीटी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, नहीं तो डायरेक्ट अगर हैंड राइट से लिख कर लेकर आते तो आप लोग को मज़ा नहीं आता। इसलिए इसके पीछे मेहनत आप लोग थोड़ा सोचिए कि हाँ, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। बस आप लोग एक कमेंट करके बताइए, उसके बाद तो हम सीटेट के एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न को हम लोग मोए मोए बना देंगे। तो चलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसे संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, 0 से 2 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ट्रेंड कर देगा कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इंद्रिय जनित गामक अवस्था किसकी है? तो जिन पियाजे की है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड करता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि हम बता रहे हैं। देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाषा आ जाती है बच्चों में, और इंद्रिय जनित गामक अवस्था में भाषा नहीं आती है। तो जब भाषा नहीं आएगी तो कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करेगा ये बच्चा? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो करेगा। तो ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से करेगा तो कौन सी हैं वो इंद्रियां? कौन सी हैं? आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है। 5 जो हैं, इन्हीं से क्रिया करता रहता है। जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जो 0 से 2 वर्ष होता है। तो कैसे करेगा? इतना याद रखिएगा कि भाषा जब आती है बालक में, वो किस में रहता है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक रहता है। इसीलिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था में भाषा नहीं आता है, तो इसीलिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये अपना क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। याद रखिएगा, कई बार ट्रेंड किया गया है कि जिन पियाजे के किस अवस्था में
वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है बालक में, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग क्या कि जो इस अवस्था में होते हैं, अगर आप मोबाइल चुरा दिए या चाबी चुरा दिए, तो उस वस्तु अस्थायित्व बालक के मस्तिष्क पे एक वस्तु अस्थायित्व का गुण बन जाता है। वो क्या करता है, छिपी हुई चीज को लाकर ढूंढ लेता है। वो कौन, जो इस अवस्था में इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। और ये भी ट्रेंड किया गया है कि बच्चा अपने दिमाग में जो वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है, तो जीन पियाजे के किस अवस्था पे है, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में है। क्वेश्चन ये सब ट्रेंड किया हुआ है, ऐसे करता है या इंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा सीखता है वो जीन पियाजे के किस अवस्था में है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में है, सेंसरी मोटर स्टेज। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। दूसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। इसमें भाषा की समझ आ जाती है, तो इसमें तो इंद्रिय पे अब काम करेगा नहीं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सामने जो दिखी जाएगी उसको देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में यानी कि इस अवस्थे में बच्चा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। प्रतीकों के माध्यम से, ये प्रतीकों का जो ट्रेंड किया हुआ है कि वह कौन सा स्टेज है जीन पियाजे का, जिसमें बच्चा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का प्रयोग करने में निपुण हुआ है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए प्रतीक जो है, सिंबल उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। जैसे घोड़े शब्द सुनकर उसके माइंड में घोड़े की इमेज बन जाती है, यानी कि एक प्रतीक प्रदर्शित हो जाती है। जैसे कि आप बना रहे हैं, आप क्लास में चाहे कहीं भी बालक को घोड़े की इमेज बनाकर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, घोड़े दौड़ते हैं, उस पर बैठ कर ड्रिक ड्रिक करते हैं। तो वो क्या करता है, बालक जब घर पे आता है तो वो क्या करता है, देखेंगे कि आप झाड़ू लेकर उस पर नीचे बैठ कर कहता है चल घोड़ा टिक 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 करता रहता है। तो वही क्या है कि जब प्रतीकों का सिंबल्स प्रयोग में जब निपुण होते हैं, तो जीन पियाजे के किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। इसमें बालक क्या करता है, वह कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जितने पॉइंट है सब याद रखिएगा। जैसे कोई बालक अगर देखिए जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, इस अवस्था में अगर उसे दरवाजे से चोट लग गई तो वो रोने लगता है। क्या करता है, रोने लगता है। तो आप लोग जाएंगे दरवाजे को मारेंगे 2-4 थप्पड़ कि कैसे मार दिए, हमारे बब्बू को कैसे मार दिए। तो वो रोने लगता है, उसको चोट लगती है, और जब वो आप दरवाजे को पीटते हैं तो वो चुप हो जाता है। क्यों, उसे पता है कि वो भी सजीव है। तो इस अवस्था में सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। इसमें बालक में अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। वो अहम केंद्रित होता है। तो अहम केंद्रित किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या ये भी दे सकता है कि अहम केंद्रित किसकी देन है, तो जीन पियाजे की। किसका टर्म है, जीन पियाजे का। एगोसेंट्रिज्म किसकी है, तो जीन पियाजे की। अहम केंद्रित जीन पियाजे, ईगोसेंट्रिज्म जीन पियाजे। सब जीन पियाजे से जितना पॉइंट है याद रखिएगा। और जहाँ जहाँ आपको जे जी कीवर्ड्स दिख जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपलटावित दिख जाए क्वेश्चन में, प्रीवियस एग्जामों में चाहे एग्जाम में, तो अपलटावित किससे संबंधित है, जीन पियाजे से। धा से जीन पियाजे को मारेंगे। अहम केंद्रित जिस क्वेश्चन में आप लोग को दिखे, अगर अहम केंद्रित करके आ गया,
बालक से संबंधित आ गया, अगर मिल गया अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म, तो आप लोग आइडियल, अरे यार अहम केंद्रित जीन पियाजे, यार मारो ठप्पा जीन पियाजे पे। ऐसे आप लोगों को कीवर्ड पकड़ना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये है जहाँ प्रतीक सिंबल दिख जाए तो जीन पियाजे दाएं से ने, किसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सब एक एक कीवर्ड आप लोग याद रखिएगा। सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं, किसका, जीन पियाजे मारिएगा, और किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब अवस्था पूछे तो ऐसे सब करना है। अपलटावी में तो अहम केंद्रित क्या हुआ, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को मेला घुमाने के लिए जाता है, अब उसे कोई खिलौना पसंद आ गया, अब उस तरह पैसा है नहीं, अब वो जिद करने लगा कि नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अंदर अहम आ जाता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है। तो किस अवस्था में, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो याद रखिएगा। मुद्रा संप्रत्यय अपलटावी नहीं देखे, देख लेते हैं। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। अगर आप कह देंगे कि 10 + 5 कितना होता है, बताएंगे उसको तो 15, यही 5 + जल्दी 10 नहीं उलट पाएगा। अगर आप बालक को स्कूल छोड़ने लेकर जा रहे हैं और फिर लेकर आ रहे हैं, आप कह देंगे कि जाओ स्कूल जाओ, तो वो तो स्कूल चला जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, वापस नहीं आ पाएगा। 1 से 100 तक गिनती तो गिन लेगी, 1 से 100 तक गिनती तो गिन लेगा, लेकिन जब 100 से 1 तक गिनती गिनने के लिए कहेंगे तो नहीं गिन पाएगा। तो इसमें अपलटावी का गुण पाया जाता है, इसमें उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता के आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे मुद्रा संप्रत्यय में क्या होता है, अगर उसके पास दे देंगे 500 का नोट, अगर कई 100 का सिक्के दे देंगे तो सिक्के को ज़्यादा समझेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें भी वो नहीं समझ पाता है। दूरी में, डिस्टेंस में भी नहीं समझ पाता है, जैसे स्कूल गया बालक वापस भी नहीं आ पाएगा। भार हुआ, तो भार क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई 5 किलोग्राम कोई बटखरा है और 2 किलो रुई है, तो वो 2 किलो रुई को ही भार समझेगा ज़्यादा है, 5 किलो वाला नहीं समझेगा। कोई 5 किलो का छोटा मोटा लोहा होगा तो उसको नहीं, 2 किलो रुई है तो इसी को समझेगा। ऊंचाई की योग्यता, सब कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट 7 से 11 वर्ष होती है। वर्ष भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर शुरू कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक क्या होती है, मूर्त चीज़ें क्या होती है, मूर्त वह होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो मूर्त होती है। जिसे हम छू कर, देख कर जो हम लोग चिंतन करते हैं वो मूर्त चीज़ें होती हैं। अमूर्त चीज़ें जो हम बिना देखे चिंतन करते हैं वो अमूर्त होती है। तो मूर्त चिंतन क्या होती है, जिसे हम देखकर, छूकर चिंतन करते हैं वो मूर्त। तो इसमें बालक क्या करता है कि इस अवस्था में जो बच्चा सामने रखी हुई चीज़ होती है उसको देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जितने जितने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कमी थी इसमें सब वो कर लेगा। अपलटावी का गुण इसमें मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। जीववाद का भी कंसेप्ट, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता कंसेप्ट का गुण इसमें आ जाता है। उसमें जितने नहीं अपलटावी 1 से 100 तक गिनती गिनता है, 100 से नहीं, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है। जो जीववाद होता है सजीव और निर्जीव में पूर्व संक्रियात्मक में नहीं जान पाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो जान जाता है कौन सजीव है कौन निर्जीव है। जो मुद्रा थी, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 500 का नोट ज़्यादा है कि 100 रुपये का सिक्का, तो इसमें क्या है कि बालक इसमें जान जाता है कि 500 का नोट ज़्यादा है, 100 रुपये जो सिक्का है वो कम है। भार में भी जान लेता है, संरक्षण, क्रमबद्धता, जितनी अयोग्यता की कमी थी पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में सब वो सब आ जाती है। तो आगमनात्मक तर्कड़ा भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इसमें क्या है, आगमनात्मक तर्कड़ा में क्या होता है, पहले उदाहरण बालक को दी जाती है तब नियम दी जाती है। आगमनात्मक विधि यही कहती है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलें। तो इसमें तो देखिए मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है
उसी में आगमनात्मक होती है। आगमनात्मक तर्कड़ा, जैसे कि पेड़ ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन के लाभ क्या क्या है, पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में पेड़ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तब नियम के तरफ लेकर जाएंगे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आगमनात्मक तर्कड़ा भी इसी अवस्था में आता है। तो जो पहले उदाहरण के ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं इसमें, तब नियम के तरफ जाते हैं। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त कहते हैं, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है 11 से 5 वर्ष होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अमूर्त चिंतन वह होती है जो हमें दिखाई न दे, जो हम देख न सकें, जिसे हम छू न सकें, सिर्फ और सिर्फ महसूस करके हम चिंतन कर सकते हैं, वही अमूर्त चिंतन कहलाती है। इसमें क्या होता है, निगमनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक होता है और मूर्त संक्रियात्मक में आगमनात्मक होता है। निगमनात्मक तर्कड़ा में पहले नियम के ऊपर हम लोग तर्क करते हैं यानी कि थिंकिंग करते हैं, यानी कि चिंतन करते हैं, उसके बाद उदाहरण की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स हम लोग अगर लगा रहे हैं तो पहले उसके फार्मूला, उसके नियम के तरफ जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग उदाहरण देते हैं लास्ट में। तो याद रखिएगा कि औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्कड़ा होती है और मूर्त संक्रियात्मक में आगमनात्मक तर्कड़ा होती है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।